दोस्तों, भारत की अहमियत जो इंपॉर्टेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमको ये खुश होना चाहिए कि अब रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं, उसमें भारत की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझा जा रहा है। जैसे रिसेंटली हम लोग देखें कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें भारत, ब्राजील और चाइना को अहमियत दी गई थी। लेकिन पुतिन ने यह कह दिया था कि भारत जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकता है, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जो कि नॉन अलाइन कंट्री है और अनबाइज्ड होकर वो एक बेहतरीन निर्णय ले सकता है। अगर हम लोग बात करें इजराइल और हमास के बीच में, तो यहां पर भी भारत एक मध्यस्थता के तौर पर सामने निकलकर आ सकता है। यूएसए कई बार भारत को यह कह चुका है कि भारत अगर कोशिश करे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस युद्ध को रुकवा सकता है। मतलब इंपॉर्टेंस जो है वो भारत की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन रिसेंटली फ्रांस और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत की परमानेंट सीट के लिए भी आगे एक प्रस्ताव जो है वो भिजवा दिया है। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार यूएनएससी के अंदर अगर परमानेंट सीट भारत को मिलती है तो क्या फायदा इससे हो सकता है, आखिरकार क्या ड्रॉबैक है यूएनएससी के अंदर, ताकि अब तक उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जब कोविड का टाइम पीरियड था 2020 के अंदर, उस समय यूएन की तरफ से कोई भी मदद दूसरे देशों को नहीं पहुंच पाई थी, जबकि भारत ने यूएन से पहले कई देशों को मदद कर दी थी। तो यूएन के ऊपर एक सवाल निशान ये उठता है कि इसके जो परमानेंट मेंबर हैं, P5 जो है, उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। जिस समय जो डिसीजन लेना होता है राइट टाइम पर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसलिए इसके ऊपर कई बार क्वेश्चनिंग होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएनएससी के अंदर क्या भारत को वाकई में एक परमानेंट सीट जो है वो मिल सकती है। रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि भारत को एक परमानेंट सीट जो है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पार्टिसिपेशन है इन यूएन वो बहुत बेहतरीन है और भारत के साथ साथ में ब्राजील और भी कई देश जो है वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। जैसे ही इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दिया, अपना एडवाइस दी, उसके बाद में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि भारत को एक बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर बैठना चाहिए परमानेंट मेंबर्स के अंदर, और इसके अंदर ब्राजील है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, वो एज ए परमानेंट मेंबर जो है वो हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से भारत को परमानेंट सीट मिल सकती है। देखिए, कुछ नॉन एकेडमिक कोर्सेज हमारे द्वारा चलाए जाते हैं ताकि एक स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ में जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसकी लाइफ से दूर हो सके। खास तौर पर पोर्नोग्राफी का जो एडिक्शन है उसकी लाइफ से दूर हो जाए और वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके। इसीलिए उसके फोकस को, कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए या और इंप्रूव करने के लिए हमारे द्वारा 100 डेज का चैलेंज लिया गया है, जिसके अंदर वो इस एडिक्शन से बाहर निकल सकता है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग चाहें तो कॉम्बो कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं, 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। इसके साथ में ही जीके जीएस। देखिए, जीके जीएस आज वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में किसी एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो जीके जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अभी हम लोग इसके अंदर ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी हमारी कल से शुरू होने वाली है, तो आप लोग इस जीके जीएस को बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। वनडे एग्जाम्स में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। तो 10,000 कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। चलिए बात करते हैं आखिरकार यूएन है क्या। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। शुरुआत में केवल और केवल 50 कंट्रीज इसके मेंबर थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 193 मेंबर जो है वो अभी इसके कंट्री जो है मेंबर हैं। यूएन के टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जिसके अंदर जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इकोसॉक है मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है और सिक्योरिटी काउंसिल है। हम लोग आज पॉइंट आउट करने वाले हैं सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। दिस बॉडी चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मीट्स ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर 2 बार इनकी मुलाकात होती है। टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, मतलब जो भी यूएन के अंदर काम हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए साल के अंदर 2 बार मीटिंग करते हैं। टोटल इसके 6 ऑर्गन्स हैं। जैसे हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो बेसिकली इसका काम तो यह है कि मे रिजॉल्व नॉन कंपल्सरी रिकमेंडेशन टू स्टेट्स एंड सजेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को सजेशन देता है। डिसाइड ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, अगर कोई नया मेंबर जुड़ना है यूएन के अंदर तो उसके लिए डिसीजन जो है वो किसकी तरफ से बन के जाता है, जनरल असेंबली की तरफ से बन के जाता है। इसके साथ में ही फॉलोइंग प्रपोजल बाय द यूएनएससी, तो यूएनएससी के जो प्रपोजल होते हैं वो बेसिकली अप्रूव्ड किसके द्वारा होते हैं, जनरल असेंबली के द्वारा होते हैं। बजट को पारित यानी कि पास करने का काम भी किसका है, यूएन जनरल असेंबली का है। इसके साथ में ही सेक्रेटेरिएट है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है। जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो उनको ज्यूरिडिक्शन किसका आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आता है। ऐसे बहुत सारे काम
किसके हैं, जैसे मान लीजिए अभी भारत पाकिस्तान का एक डिस्प्यूट हुआ था बासमती चावल को लेकर, बहुत सारे डिस्प्यूट जो है वो चलते रहते हैं बिटवीन कंट्रीज, उसके लिए ये जो आईसीजे है वो काम करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की बात करें, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस, इसका काम ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है वो बनाए रखें, और इस सिक्योरिटी एश्योर जो है वो करती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब जो भी मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं, उनको सिक्योरिटी एश्योर की जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। में एडॉप्ट कंपल्सरी रेजुलेशंस, मतलब कुछ कंपल्सरी रेजुलेशन भी इनके द्वारा पारित किए जाते हैं। इसके अंदर 5 तो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास में वीटो पावर है, और 10 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और 2 साल के लिए उनको इलेक्ट भी किया जाता है। तो टोटल 15 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर 5 जो है वो तो वीटो पावर के साथ में परमानेंट मेंबर हैं, जिसके अंदर चाइना है, फ्रांस है, रशिया है और यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें से फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके, इन दोनों ने ही हाल ही के अंदर भारत की परमानेंट सीट के लिए एक प्रपोजल जो है वो रखवाया है कि भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, और 10 जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनको 2 साल के लिए, 2 टर्म के लिए चुना जाता है। और इसके साथ में वो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली मतलब कॉन्टिनेंट वाइज वो सेट होते रहते हैं, ठीक है, ताकि जो बीच में एक बैलेंस है वो बना रहे बिटवीन कॉन्टिनेंट्स। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज सेट आउट दो चैप्टर 5, यानी कि यूएन का जो चार्टर है चैप्टर 5, उसके अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर मस्ट ऑलवेज प्रेजेंट एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली वो उनकी मीटिंग वगैरह होती है। सिक्योरिटी काउंसिल कैन मीट एट एनी टाइम। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यूएन की जो मीटिंग है वो 1 साल के अंदर 2 बार होती है, वैसे यूएनएसए की मीटिंग कभी भी हो सकती है, एनी टाइम जो है मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। तो रिसेंटली यूके के द्वारा भी एक प्रस्ताव जो है रखा गया है कि भारत को एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, मतलब P5 के अलावा मेंबरशिप जो है वो किसको मिलनी चाहिए, इंडिया को मिलनी चाहिए। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार इंडिया ने क्या किया है यूएन के लिए, जिसके आधार पर हम लोग आज मेंबरशिप जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो 1947-48 के अंदर भारत ने ऑलरेडी जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर के अंदर 1947-48 के अंदर। खास तौर पर जब भी बात आती है तो भारत ने पैशनेटली साउथ अफ्रीका के लिए कई बार जो है वो ये कहा है कि उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वहां पर एक परमानेंट जो है वो उनकी आवाज सुनने वाला कोई चाहिए। जब भी हम लोग बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने के लिए भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खास तौर पर अफ्रीका के अंदर जो पीस को मेंटेन रखने के लिए, आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कांगो, जायरे, ऐसे कई सारी जो देश हैं, कंट्रीज हैं, उनके बीच में कई बार डेमोक्रेसी को लेकर वहां पर तानाशाही आ जाती है। ऐसे कई बार जो है वो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो भारत हमेशा यूएन को ये कहता है कि आप थोड़ा सा वहां पर इंटरफेयर करके इस चीज को वहां पर क्या कीजिए, सेटल कीजिए। तो भारत ने बहुत एक्टिव तरीके से, पैशनेट तरीके से वहां पर अपना रोल जो है निभाया है। इसके साथ में ही भारत की तरफ से 43 पीस कीपिंग फोर्सेज जो है मिशंस वो भारत ने किए हैं यूएन के अंदर। इसके साथ में ही लगभग 1,60,000 जो ट्रूप्स हैं वो भारत के भिजवाए हुए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर, और खास तौर पर पुलिस पर्सोनल्स भी जो हैं वो भी यूएन के लिए काम करते हैं। तो भारत की तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से यूएन के अंदर कई बार जो है सपोर्ट किया हुआ है। यही नहीं, अगर हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% जो है वो इंडिया पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। टेरिटरी की अगर बात करें तो लगभग 2.4% हम लोग टेरिटरी जो है वो इंडिया के अंदर रखते हैं, और भारत 7वां देश है जो कि इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल्स, ठीक है। इसके साथ में जीडीपी की बात करें तो धीरे धीरे भारत की जीडीपी जो है इंप्रूव हो रही है। जैसे रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि जेपी मॉर्गन है ना, मॉर्गन बैंक के जो चीफ है, उन्होंने कहा था कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाएगी, और इसलिए हम लोग भारत को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो भारत की जो जीडीपी रेट है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें वो वहां पर बढ़ रहा है। सिविलाइजेशन लेगेसी की बात करें, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम जबरदस्त है हमारे यहाँ पर। जैसे म्यांमार के अंदर हुआ, बांग्लादेश के अंदर हुआ, श्रीलंका के अंदर हुआ, मालदीव्स के अंदर हुआ, भारत के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। स्टेबिलिटी हमारी जबरदस्त है, डेमोक्रेसी को हम लोग हमेशा आगे रखते हैं। पास्ट एंड ऑन गोइंग कंट्रीब्यूशन टू द यूएन एक्टिविटीज, हमने हमेशा, चाहे पास्ट की बात करें चाहे प्रेजेंट की बात करें, हमने हमेशा जो है वो यूएन का साथ दिया है। इसीलिए हम लोग परमानेंट सीट जो है वो यूएनएससी के अंदर हमेशा से चाह रहे थे कि हमको एक सीट जो है वो मिल जानी चाहिए। लेकिन यूएन की तरफ से, मतलब यूएनएससी की भी कुछ कमियां हैं जिसको हमने बार बार जो है डिटेक्ट करवाया है। जैसे कोई भी जब मीटिंग होती है तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। देयर इज नो टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग टू डिस्कस
अमेंड टू ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोगों ने कई बार ये डिमांड की है इंडिया की तरफ से कि जो भी मीटिंग्स हो रही है कम से कम उनको आप रजिस्टर तो कीजिए, जो भी मीटिंग्स हो रही है उनको आप लोग ऑन रिकॉर्ड तो लेकर आइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद में पावर प्ले इन यूएससी, देखिए 5 परमानेंट मेंबर जो हैं उन्होंने हमेशा अपने वीटो पावर का यूज किया है। उन्होंने जब भी कोई डिसीजन लिया है तो केवल उन 5 देशों के पक्ष में लिया है। ये बहुत, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है दूसरे देशों के साथ में। एक बड़ी जबरदस्त बात तो ये है कि जब 2020 का समय था, उस समय कोविड-19 के पेंडेमिक के अंदर ये जो P5 कंट्रीज थी उनके अंदर डिविजन्स देखने को मिला था। तो विद द कोरोना वायरस पेंडेमिक इमरजेंस, द यूएन एंड द यूएनएससी and World Health Organization failed to play an effective role in the helping nations deal with the, तो बेसिकली धीरे धीरे कोविड फैल रहा था, तो यूएन के जितने भी मेंबर्स थे वो उसको रोक पाने के अंदर और दूसरे देशों की हेल्प करने के अंदर नाकाम थे। इसका रीजन ये था कि जो P5 कंट्रीज थे उनके अंदर कोई कोलैबोरेटिव तरीके से कोई डिसीजन सामने निकलकर नहीं आ रहा था। सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और इस इंतजार के अंदर थे कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, जबकि भारत जो था वो अपने पड़ोसी देशों के साथ में मिलजुल कर उनकी हेल्प कर रहा था। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली बात यह है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, इंडिया है, जर्मनी है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इनके लिए कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की जाती है, तो इनका एब्सेंट वहां पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ कमियां जो हैं वो अभी हाल ही के अंदर चल रही हैं। अब आगे क्या हो सकता है, खास बात यह है कि P5 तो है ही, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग छेड़ते नहीं है। एक G4 जो है वो और फॉर्मेशन कर दीजिए इसका, जिसके अंदर इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील रहे और इनको भी डिसीजंस के अंदर शामिल कर ले। देखिए भारत अगर परमानेंट मेंबर होता है तो भारत को यह फायदा मिल जाएगा कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर भारत और भारत के साथ में जितने भी कंट्रीज हैं उनके डिसीजंस को लेकर कोई भी इफेक्ट जो है वो भारत को नहीं होगा। खास बात यह है कि एशिया के अंदर एक बैलेंस की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कल को एशिया के अंदर ही 2 देशों के बीच में अगर वॉर की कंडीशन आती है तो भारत को एक एज मिल जाएगा किसी भी डिसीजन को यूएन के अंदर लेने में, क्योंकि भारत अगर वीटो कर देगा या वीटो नहीं करेगा ये डिपेंड करता है उस टाइम की कंडीशन के ऊपर कि आखिरकार वो डिसीजन क्या है। तो भारत जो है वो इंडिया और यानी कि एशिया के इंटरेस्ट के अंदर उस डिसीजन को ले सकता है। तो भारत के पास में अगर परमानेंट मेंबरशिप होगी तो भारत के पास में वीटो करने की या फिर नहीं भी करने की एक पावर जो है वो इंडिया के पास में आ जाएगी। तो कोई डिसीजन अगर होगा तो एशिया के या फिर इंडिया के पक्ष में हो सकता है। ये भारत को एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक है जिसका नाम है अटलांटिक काउंसिल के सर्वे के मुताबिक यदि अगले 1 दशक में यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। मतलब अगर आगे जाकर एक्सटेंशन होता है किसका, यूएन के मेंबरशिप का, तो भारत के पास में एक अच्छा मौका है। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी। मतलब 26% चांसेस हैं कंपेयर टू अदर मेंबर कि भारत जो है उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। और जैसे परमानेंट मेंबरशिप मिलती है या तो P5 को वो कर देंगे P8 के अंदर, और अगर मान लीजिए P6 भी करते हैं तो भारत को उसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, भारत की होगी। अगर वो P5 के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करते तो हो सकता है कि वो G4 को एक ग्रुप जो है वो बना दें, लेकिन अगर एक्सटेंशन होता है तो भारत को उसके अंदर जगह जरूर मिलेगी और भारत के फायदे के लिए ये होगा। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें आप लोगों को कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं उसमें एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी। साथ में रियल लाइफ स्टोरीज भी इसमें कवर की गई हैं ताकि आप लोग उनकी लाइफ से सीख सकें कि भाई उन्होंने जो गलतियां की हैं वो आप लोग ना करें। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग इस चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। जैसे कोई दिक्कत नहीं, 100 डेज नहीं, हम तो 175 डेज कंप्लीट करके दिखाएंगे, तो आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज ले सकते हैं। जीके जीएस का एक बैच है जिसमें डेली आपको 4 PM पर क्लासेस दी जा रही हैं। 10,000 MCQs हम लोग कवर कर रहे हैं, हर डायमेंशन के अंदर वो MCQs कवर किए जा रहे हैं। तो आज ही हमारे इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये खुशी की बात है कि भारत की अहमियत, इंपॉर्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली जा रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।